बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान दिल्ली में एक इंटरेस्टिंग लीगल डेवलपमेंट हुआ है और वो ये कि जो आईआरसीटी स्कैम है, जिसको कि लोकप्रिय तौर पर लारा घोटाला भी कहा जाता है, उसमें जो है दिल्ली की जो राउज एवेन्यू के अंदर विशेष कोर्ट है जो कि एमपी एमएलएज के जो करप्शन के केसेस देखती है, उसने जो है चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। और ये चार्ज जो फ्रेम करने का आदेश दिया गया है वो कुल 14 लोगों के सामने है, जिसमें से कि पहले 3 नाम जो हैं वो जो हैं लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला जो कि 2017 में जो है इसमें केस रजिस्टर हुआ था और फिर चार्जशीट फाइल हुई और फाइनली जो है स्पेशल कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम करने के ऑर्डर दे दिए। ये लारा घोटाला जो है ये कैसे ध्यान में आया और कैसे इसमें जांच आगे बढ़ी, इसको समझने के लिए जो है राकेश अस्थाना साहब हमारे साथ हैं, जो कि जब ये इस मामले में एफआईआर लॉन्च हुई तो उस समय सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर होते थे। आप ही के सुपरविजन में ये सारे के सारे उसमें जो रेड हुए थे, जो पहले एफआईआर दर्ज हुई और पूरी प्रोसेस आगे बढ़ी थी। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये इस तरह का कोई घोटाला है जो कि लालू यादव ने तब किया जबकि वह यूपीए 1 में जो है रेल मंत्री थी, ये कैसे आप लोगों के ध्यान में आया और ये एक्चुअली ये घोटाला इसको किया कैसे गया? एक कंप्लेंट आई थी 2016 में, जिसका वेरिफिकेशन और जिसकी इंक्वायरी हुई थी, तो उसमें ये चीज़ें जाहिर हुई कि आईआरसीटीसी जो रेलवे की केटरिंग के लिए नॉमिनेट एक रजिस्टर्ड संस्था है और गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें ये घोटाला हुआ है। और वेरिफिकेशन के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर हुई जिसमें डिटेल्ड इंक्वायरी की गई और उसके बाद ये जाहिर हुआ कि आईआरसीटीसी में जो रेलवेज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं केटरिंग के लिए या हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनको प्राइवेट कंपनीज़ को लीज़ पे दिया गया। लीज़ का जो टेंडर प्रोसेस था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको ट्विक किया गया टू फेवर प्राइवेट पार्टीज़ और जो फेवर शो किया गया उसके एवज़ में घूस के तौर पे ज़मीन ली गई और फिर उसका ट्रांसफ़र हुआ। तो इन नटशल ये है कि एक होटल का मैनेजमेंट एक प्राइवेट पार्टी को देके, प्राइवेट पार्टी से एक प्लॉट ऑफ लैंड जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, सस्ती दर पे जो एक्यूज़्ड हैं उनको ट्रांसफ़र हुआ और फिर बाद में कंपनी ट्रांसफ़र हो गई और उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ। मतलब जितना कीमत थी उससे बहुत ज़्यादा, जितनी कीमत दिखाई गई थी उससे बहुत ज़्यादा कीमत का वो प्लॉट था और उसके ऊपर फिर आगे जो कंपनी थे उसने जो डेवलप किया तो इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि जो कि आपने चारा घोटाला भी आपने इन्वेस्टिगेट किया था, उसके पास ये लारा घोटाला भी आपके सुपरविजन में इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ तक कि रेड हुई थी। मुझे याद है कि 7 जुलाई 2017 की तारीख थी जब पटना सहित मतलब देश के कई हिस्सों में जो है अलग अलग रेड हुई थी, यहाँ तक कि पुरी में भी, रांची में भी, यहाँ दिल्ली में भी। ये इसको लारा घोटाला क्यों कहा गया? पहले तो चीज़ यही है, लारा एक कंपनी थी ये तो समझ में आता है, लेकिन ये लारा ये बना कैसे था? लारा एक कंपनी फॉर्म हुई और उस समय ये बहुत कहा जाता था कि एलए जो है उससे लालू और आरए से राबड़ी देवी, वो उस नाम पे ये कंपनी फॉर्म हुई और लालू प्रसाद यादव जी के जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी ओनरशिप की कंपनी थी। तो ये जो जिस घोटाले की आपने बात की और कहा कि किस तरीके से आईआरसीटीसी ने जो है सबलीज किया एक प्राइवेट पार्टी को, अपनी 2 प्राइम प्रॉपर्टी थी, मतलब बीएनआर होटल जो पुरी और रांची के थे। बीएनआर का जहाँ तक सवाल है, ये जो मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना ये होटल प्रॉपर्टी था, क्योंकि यह जो बताते हैं कि बंगाल नागपुर रेलवे जब था उसी ये बीएनआर शब्द बना था और इनकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ थे। ये प्रॉपर्टीज़ बंगाल नागपुर रेलवेज़ जब बना था अंग्रेज़ों के टाइम में,
तब से एग्जिस्ट करती हैं। बहुत प्राइम लोकेशन पे प्राइम होटल्स हैं, मतलब उस समय भी बीएनआर होटल कहा जाता था इसको, और वो रेलवे मेंटेन करता था, मैनेज करता था, और काफ़ी एक तरह से हेरिटेज होटल की तरह से उनको देखा जा सकता है। तो 2005 से लेके 6 के बीच में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही सस्ती दर पे एक प्राइवेट पार्टी को दिया। प्राइवेट पार्टी क्या, सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी, जो अगर आपको याद हो तो पटना में चाणक्य होटल है, बिल्कुल। उनकी ओनरशिप है। तो उन लोगों को ये होटल, दोनों होटल लीज़ पे दिए गए, और जो लीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उनके फेवर में थी, और दरें जो थी उनको काफ़ी सस्ता रखा गया था। तो जो आप लोगों ने इनिशियल चार्जशीट जो किया था, इनफैक्ट एफआईआर जो हुई थी, उसमें आप लोगों ने सिर्फ 8 लोगों को एक्यूज़ के तौर पर नाम डाले थे, और जहां तक मुझे ध्यान है उसमें पहले 3 नाम तो ऑब्वियसली लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के थे। इसके अलावा वो कुच्चर बंधु जो कि चाणक्य होटल के जो मालिक हैं उनके नाम थे, प्रेम गुप्ता की पत्नी का नाम था, और आईआरसीटी के उस समय जो चेयरमैन थे उनका नाम था। इस तरीके से टोटल 8 लोग थे। अभी जो चार्जेस फ्रेम करने के जो ऑर्डर दिए गए उसमें 14 लोग या एंटिटीज़ हैं, और उसमें प्रेम गुप्ता का भी नाम अब शामिल है। तो ये कैसे जो है ये सुजाता होटल्स को जो ये प्रॉपर्टीज जो सबलीज की गई, क्योंकि मूलतः प्रॉपर्टी तो इंडियन रेलवे की थी, इंडियन रेलवे ने आईआरसीटीसी को लीज किया था, आईआरसीटीसी ने सबलीज किया जो है ये चाणक्य होटल वाला जो ग्रुप है, जो कि सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड जो आपने बताया। तो वहाँ से जो फेवर जो एक्सटेंड किए गए, जो कि सस्ते में वो सबलीज किया गया, और उसके बदले जो है बहुत महंगी ज़मीन जो है वो बहुत सस्ते ढंग से एक कंपनी को दी गई, और ये कंपनी जो है प्रेम गुप्ता की कंपनी थी जो कि पत्नी के नाम पे थी। देखिए, ऐसा है, आपके 2-3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। पहला ये है कि एफआईआर में जो नाम थे और चार्जशीट में जो नाम है वो ज़्यादा है जी। एफआईआर का अगर आप पढ़ेंगे तो बॉडी में काफ़ी विस्तृत विवरण है, जिसमें आईआरसीटीसी और दूसरे प्राइवेट लोगों का रोल को उल्लेख किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जब उनके रोल सब्सटैंशिएट हुए तो चार्जशीट में उन्हें शामिल किया गया। ये घोटाला ऐसा है, जैसे आईआरसीटीसी जो है ये गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था 98 या 99 में जी। 99। उसके बाद ये तय हुआ था कि जितना केटरिंग सर्विसेज हैं और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं रेलवे की, रेलवे यात्री निवास हैं, दूसरे होटल्स हैं जी, जैसे दिल्ली में या कलकत्ता में यात्री निवास जी, या फिर इनके जो केटरिंग की सर्विसेज हैं, वो आईआरसीटीसी को एक कॉरपोरेशन बना के उसको दे दिया गया था। और उनको ये बताया गया था कि ये जो होटल्स हैं, बाद में 2004, 5, 6 में नोटिफिकेशन निकाल के ये होटल भी आईआरसीटीसी के अंतर्गत आएंगे, और इनको सबलीज किया जा सकता है टू द प्राइवेट पार्टी जी, फॉर बेटर मेंटेनेंस एंड बेटर प्रॉफिट। और उसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि जब ये चीज़ हो रही थी तो लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे, बिल्कुल। उनके टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ट्वीक किया गया। वो इस तरह से ट्वीक हुआ कि वो एक प्राइवेट पार्टी को, पर्टिकुलरली ये सुजाता होटल को फेवर करे, और उसके बाद जो टेंडर प्रोसेस हुई, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, तो फाइनली उसमें भी जो आईआरसीटीसी के अधिकारी थे जी, उन लोगों ने घोटाला किया। उसमें जो भी डिसीजन था प्रॉपरली लिया नहीं, और अल्टीमेटली ये जो बीएनआर होटल रांची और पुरी के जो थे वो दे दिया गया चाणक्य होटल के मालिक को, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन थे लीज के, वो ऐसे बनाए गए जो उस मालिक को फेवर करें, मतलब उस प्राइवेट पार्टी के फेवर में थे, ना कि रेलवे आईआरसीटीसी के फेवर और में। जब ये उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसी पीरियड में, उसी के आसपास पटना में एक पीस ऑफ लैंड है जो डिलाइट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड करके कंपनी है, उसके नाम पे है। और डिलाइट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये प्रेम गुप्ता और उनकी वाइफ चलाते थे, तो उन्होंने वो लैंड लेके इनको लारा प्रोजेक्ट्स को बाद में ट्रांसफ़र किया।
और वो लैंड जिस कीमत पे जो सर्कल रेट थे उससे कम रेट पे दिया गया, और फाइनली जो DMCL जो डिलाइट जी। मार्केटिंग है उसके करोड़ों के शेयर बहुत कम दाम पे तो ट्रांसफर, अंडर वैल्यूड जो कहते अंडर हैं, वैल्यू करके ट्रांसफर किया गया। और बाद में वो कंपनी का नाम बदल के लारा हो गया। लारा। लारा हो गया, जो आपने पहले ही बताया कि लारा क्यों, लालू एंड राबड़ी के नाम पर, दोनों के इनिशियल को लेकर। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी इसमें चार्जेस फ्रेम करने का स्पेशल कोर्ट ने आदेश दे दिया, ये मामला कैसे प्रोसीड करेगा? जो ट्रायल की प्रोसेस है वो ये है कि पहले चार्जशीट फाइल होने के बाद उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसमें चार्जशीट तो 2018 में फाइल हो गई थी, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिनका सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आना बाकी था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। कॉग्निजेंस होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है चार्ज फ्रेम होने का। जी। चार्ज फ्रेम के लिए बहस होती है, वो भी लंबी चलती है, और फाइनली बहस सुनने के बाद जज साहब उसमें चार्जेस फ्रेम करते हैं कि जो भी एक्यूज्ड हैं उनको किस किस चार्जेस में प्रोसिक्यूट किया जाए। जी। तो वो चार्ज फ्रेम अभी कुछ दिन पहले हुआ है। जी। अब इसके बाद की स्टेज है ट्रायल की। जी। तो जिस तरह का ऑर्डर है उसमें ये है कि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ट्रायल कंटिन्यूअस बेसिस पे चलेगा, और उस दरमियान जो भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन होगा। नॉर्मली ट्रायल थोड़ा लंबा इसलिए चलता है कि हर एक विटनेस का जो एग्जामिनेशन होता है, पहले चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, जी। और फिर अगर प्रोसिक्यूशन जाएगा तो उसको री एग्जामिनेशन करेगा। तो ये लंबी प्रोसेस है। बट अब चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल होगा जिसमें विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, उसका डिफेंस अपने विटनेस रखेगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर आर्गुमेंट्स होंगे ऑन द केस, और फाइनल फिर वर्डिक्ट आएगी। तो मुझे जो इस तरह का अनुभव है उस हिसाब से ट्रायल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये आप जब CBI में थे और जब आप स्पेशल डायरेक्टर थे, उसी समय जो है ये मामला रजिस्टर हुआ, और जब मामला रजिस्टर हुआ और फिर आप लोगों ने रेड प्लान किया था, जो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी देवी का घर है वहाँ, और दिल्ली में प्रेम गुप्ता के भी घर पर रेड हुई थी, फिर जो है सो इन तमाम प्रेमाइसेस पर हुई थी। ये क्या उस समय एक मतलब ओब्वियसली फाडर स्कैम में नाम आने के बाद से जो है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन लालू यादव जिस समय ये केस भी रजिस्टर हुआ, आप लोगों ने क्या उस समय बिहार में जो सरकार चल रही थी उसमें RJD जो है पार्टनर थी, क्या किसी किस्म की उस समय दिक्कत थी, कोई रिस्क था, कुछ इतना आसान था इसको करना जब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जब प्लान करनी शुरू की थी? देखिए, ऐसा है कि जो एक्यूज्ड अगर पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो उसके यहाँ अगर तलाशी करनी है तो काफ़ी केयरफुली, वैसे तो हर एक उसमें करना पड़ता है, लेकिन चूँकि सेंसिटिव इशू था इसलिए तैयारियां काफ़ी करनी पड़ती हैं। CBI में जो तलाशियाँ होती हैं वो कोर्ट से वारंट लेने के बाद होती है, बगैर वारंट के नॉर्मली CBI में तलाशी नहीं होती है। तो एक बार वारंट इशू हो जाने के बाद उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और जब तक वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक उस चीज़ को सीक्रेट रखना पड़ता है, ठीक है। और ये तलाशियाँ थी, साइमल्टेनियस तलाशियाँ होनी थी, और कई सारी लोकेशन थी, कई सारी लोकेशंस थी, रांची है, पुरी है, पटना है, दिल्ली है, मेरे ख्याल से गुड़गांव में भी, गुड़गांव है। तो उसको टीम्स को भेजना दिल्ली से, लोकल जो ब्रांचेस हैं उनकी मदद लेना, और उसके जो लॉजिस्टिक्स का अरेंज करना, पंचों को अरेंज करना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और इसको नॉर्मली हम लोग बहुत ही गुप्त तरीके से करते हैं ताकि इसकी भनक किसी को नहीं लगे। अब चूँकि पटना में तलाशी करनी थी, ऑफिशियल रेजिडेंस पे तलाशी करनी थी, उस समय जो पटना में सरकार थी, मेरे ख्याल से जो एक्यूज हैं वो लोग नंबर 3 एक्यूज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कोलिशन गवर्नमेंट थी, बिल्कुल देवर इन पावर। और वैसे भी पटना में चूँकि चारा घोटाला में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ था जब वो खुद ही चीफ मिनिस्टर थे, तो सेंसिटिविटी का अंदाज़ा तो हमें था, इसीलिए उसको बहुत सीक्रेटली ऑर्गेनाइज किया गया और
उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा, बट तलाशी हुई और अच्छे से हुई। ये बताइए संजोग कैसे हुआ कि जब चारा घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस समय भी आप जो है सो आपने लालू यादव से पूछताछ की थी, और जो इनफैक्ट उस समय उनके अरेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे थे जब उन्होंने रिज़ाइन करके सरेंडर किया था, और उसकी वजह से बिहार की राजनीति पूरी बदल गई। इनफैक्ट उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनकी पत्नी जो है राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी, और वहाँ से एक तरह से आरजेडी के कमज़ोर होने की भी शुरुआत हुई, और 2005 में वो सत्ता से एक तरह से बाहर हुई। तो अगर 2016-17 का पीरियड अगर 15 से आगे 2 से 3 साल का रहने दें तो बाकी वो सत्ता से बाहर नहीं रही, वो भी कोalition पार्टनर के तौर पर। आप ही जब सीबीआई में थे तो फिर ये लारा घोटाले में भी एफआईआर रजिस्टर हुई, आपने रेड भी कंडक्ट करवाए। ये इस तरह के संजोग एक पुलिस अधिकारी के जीवन में क्या बार बार बनते हैं? मेरे ख्याल से नहीं बनते। ये तो आपने 2 संजोग बताया, मैं तीसरा संजोग भी हो बता गया। देता। वो जब मैं गुजरात काडर का ऑफिसर जी। हूँ, तो जो फर्स्ट स्टिंट में सीबीआई का मेरा टेन्योर पूरा हुआ, जिसमें चारा घोटाला के सभी केसेस चार्जशीट हो गए थे, 64 थे जी उसके बाद कोर्ट ने परमिट किया था, तो मेरा रिपेट्रिएशन हुआ था। तो 2002 में जब ये गोधरा हादसा हुआ था रेलवे का, तो वापस जब मैं गया तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था, और 2002 से वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो उस समय भी 2004 में या 5 में, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ये साबरमती एक्सप्रेस जो गोधरा जो रेलवे स्टेशन पे कार सेवकों के समय उनको S6 को जलाया गया था, उसी ट्रेन का एक्सीडेंट 2005 में हुआ, गोधरा से थोड़ा आगे समलाया रेलवे स्टेशन। जी उस समय लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो उस समय भी इंटरेक्शन हुआ था। तो 3 दफ़े ये इस तरह का संयोग बना है। तो मुझे भी आश्चर्य होता है कभी कभी अगर रिट्रोस्पेक्ट में देखो, बट ठीक है, ये अब मैं नौकरी के टाइम में जो भी चीज़ें आती हैं करनी पड़ती हैं, वो तो एक नौकरी का भाग होता है। लेकिन वो लारा स्कैम में जो आप लोगों ने एफआईआर रजिस्टर की और फिर रेड की, मुझे लगता है कि ये एक आधार बना था बिहार में, जो नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना कोalition तोड़ा और फिर वो बीजेपी के साथ उन्होंने फिर से दोबारा सरकार बनाई, और वो गठबंधन अभी तक जो है सो चला आ रहा है। तो एक तरह से आपका कहने का मैं कह रहा हूँ कि आपके 2 केसेस ने 2 बार बिहार की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है, ये हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। ये दोनों के बीच अंतर क्या आप पाते हैं? जैसे कि चारा और लारा की हमेशा तुलना की जाती है। अगर हम लोग देखें तो लारा कम कॉम्प्लेक्स केस था चारा के मुकाबले, और मैग्नीट्यूड इसका कम माना जाए। मैग्नीट्यूड तो बहुत कम था, कॉम्प्लेक्स भी ऐसा नहीं था, तो ओपन एंड शट केस था। ओपन एंड शट केस था। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्ट्राइक किया, वो बड़ा ब्लेटेंटली चीज़ें की गई थी। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट में जहाँ भी काम होता है, उसमें आप इवन इफ़ यू गिव ओरल ऑर्डर्स, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। एज ए मिनिस्टर या एज सीनियर ऑफिसर पता नहीं रहता है, लेकिन अगर गलत ऑर्डर कर रहे हैं तो जो भी अधिकारी जिसको कहा जाता है वो कहीं ना कहीं फाइल पर नोट कर लेता है। इस केस में भी यही हुआ। हाँ, मैंने देखा कई जगह चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने लिखा हुआ है कि जो सो ऑन द ओरल ऑर्डर्स ऑफ द आरएम। तो ब्लेटेंटली इस तरह का काम करना और फ्रॉड करना, ये मेरे को आश्चर्य हुआ था सेकंड टाइम जब ये केस इन्वेस्टिगेट किया। फॉर्डर स्कैम इन्वेस्टिगेशन में तो चलिए उस समय हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन इस केस के टाइम में हिस्ट्री तो था। तो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। और ये जब हुआ था मामला तो 2005-06 में हुआ था। जी, फॉर्डर स्कैम का एक्सपोजर हुआ 96 में। 96 में 2002 तक फाइनल चार्जशीट हुए। तो उसके बाद 4 ही साल के अंतर में इस तरह का एक दूसरा इंसिडेंट होना, तो यही दर्शाता है कि बड़ा ब्लेटेंटली करप्शन। तो यहीं पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब वो 96 में जो फॉर्डर स्कैम जब एक्सपोज हुआ और फिर आप लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और मुझे याद है आपने इंट्रोगेट भी किया था लालू यादव को, जो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें उनका क्या ये था रुख?
कि उनको पता नहीं था? आपने चूंकि कहा कि ये ब्लैटेंटली हुआ, उस समय क्या उस समय भी ब्लैटेंट था या उस समय पता नहीं होने की बात कर रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पता था, डेफिनेटली कोई नहीं कहेगा, लेकिन जो चीज़ें हो रही थी उनकी जानकारी में तो था ये, क्योंकि ये एक्सपोजर 96 में हुआ है, बट ये चल तो पहले से रहा था। उस समय हिस्ट्री आप देखें तो 91 में या 90 में वो एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा सीजर हुआ था, और प्रभात खबर में ये बिल्कुल पेज वन की खबर थी। पेज वन की खबर थी। तो कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा या उनके अधिकारियों में पढ़ेंगे तो जानकारी लेने की कोशिश तो करेंगे। वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूर निकल के आया था कि ये जानकारी में ही ये सारी चीज़ें हुई। एक चीज बताइए, कभी लालू यादव से आप मिले जब ये सब केसेज वैसेज हुए उसके बाद से, और कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि यार बार बार आप मुझको फंसाते क्यों रहते हैं, परेशान क्यों कर रखा है आपने? मेरी मुलाकात वो गोधरा का जो साबरमती एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था उस समय हुई थी जी। उसके बाद कभी मुलाकात समलाया वाली जो घटना हुई, समलाया समलाया रेलवे स्टेशन पर, जी। लेकिन उस समय आपने चौथे किस्से का जिक्र करना भूल गए कि आप गोधरा कांड को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और रेलवे मंत्री जब बने थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने यूसी बनर्जी एक कमेटी बना दी थी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि एक बड़ा लंबा कोर्ट बैटल भी चला। उस समय क्या कुछ टसल थी कि जो यूसी बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट अगर अलग आती है और जिस लाइन पे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक जो खतरा था कि क्लैश हो सकता था? अलग तो आई रिपोर्ट, काफ़ी उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन मुझे अपने इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा था, इसलिए आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और जब ये कमेटी की स्थापना हुई थी उस समय भी मेरे एक मित्र ने, जो दिल्ली में काफ़ी बड़े पत्रकार थे, उन्होंने बताया था कि उनकी जब मीटिंग हुई थी और पत्रकारों के साथ, तो ये ज़रूर था कि फॉर्डर स्कैम को ध्यान में रख के इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो वो तो देखिए, स्ट्रेस तो डेफिनेटली आता है, टेंशन भी रहता है, लेकिन अगर जो काम आपको दिया गया है वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और आप कन्विंस्ड हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है वैसा स्ट्रेस हैंडल करना। मुझे याद है कि जब फॉर्डर स्कैम एक के बाद एक ऑर्डर आने शुरू हुए थे, तो आपने उस समय कहा था कि केस इतना फुल प्रूफ है कि जितने भी मामले हैं सब में कन्विक्शन होगा, और उसी लाइन पर सारे कन्विक्शन भी हुए। आपने चारा को इन्वेस्टिगेट किया, लारा का सुपरविजन आपने किया आप ही के समय में, जो है जब आप सीबीआई में थे। उसमें चार्जशीट के पहले इनफैक्ट एफआईआर फाइल हुई, आपने रेड करवाई। वो केस जो है सो लारा का जो केस, इसमें कि फ़िलहाल स्पेशल कोर्ट ने चार्जेस भी फ्रेम कर दिए, वो कितना मजबूत है जो अगर एविडेंस की दृष्टि से देखा जाए? इसमें कन्विक्शन होगा, 100% होगा कन्विक्शन। डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है और काफ़ी अच्छा एविडेंस है इसमें। चार्जशीट भी मेरे टाइम में ही हुआ था। चार्जशीट भी आप ही के टाइम में हुआ? 2018 में हुई है चार्जशीट। तो इसमें अगर कन्विक्शन होता है, और जो जिन सेक्शन के तहत कन्विक्शन होता है, तो फिर कितने साल तक जो है ये जेल जाने की नौबत आएगी? सज़ा तो 10 साल की है इसमें, लेकिन अब वो कोर्ट रोल देख के कितनी सज़ा करता है उस पर डिपेंड करेगा। और वैसे भी इसकी चार्जशीट को आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉलम में जो इन पे चारा घोटाला में कन्विक्शंस हुए हैं उनका भी उल्लेख है कॉलम में। और मेरे ख्याल से अभी 26 साल का कन्विक्शन है, 26 से 31 साल का है, मैंने गिना नहीं है, बट कन्विक्शन तो है। तो मतलब पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज ए लॉ इन्फोर्सिंग पुलिस ऑफिसर, जब इस तरह के मामले में कन्विक्शन होती है या कोर्ट के इस तरह के जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है? तो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल। आप चारा घोटाला के जो मैटर्स हैं वो छोटे नहीं हैं ना। हर एक एफआईआर में या चार्जशीट में 50 से ज़्यादा एक्यूज हैं, और हर एक में सज़ा होना, 100% कन्विक्शन होना, ये आप इंडिया की हिस्ट्री निकाल के, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ है। और सज़ा जिस तरह से हुई, अब जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं यही हैं, इनको 31 ईयर्स की सज़ा है अभी तक, और कंसेक्यूटिव चलेगा, वो कंकरेंट तो है नहीं, कनकरेंट नहीं है वो। हाँ, तो ऐसा आप कोई और दूसरा उदाहरण बता दीजिए। तो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि मैंने अकेले ने नहीं किया है, हमारी तो टीम थी, सीबीआई के ऑफिसर्स थे, सभी आईओ थे, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और इस केस में भी जो भी टीम थी, जो भी ऑफिसर थे, दे हैव डन अ रियली गुड जॉब, बिकॉज
इसमें सिर्फ ये IRCTC स्कैम ही नहीं है, इसके ऑफशूट्स बहुत हैं। इसमें अभी दूसरा एक मामला मेरे ख्याल से चल रहा है जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, इसी में से आया था बाहर। अच्छा, इसी से वो बाहर आया लैंड फॉर जॉब हाँ, तो वाला? उसी में चीज़ें बाहर आई थी ना, तो फिर उसमें दूसरा केस रजिस्टर हुआ। और उसमें क्या हुआ था लैंड फॉर जॉब वाले में? उसमें जो रिक्रूटमेंट हुआ रेलवे में, जिनका रिक्रूटमेंट हुआ उनसे लैंड ली गई और उसको इन्हीं लोगों ने यूज़ किया, तो वो भी एक केस है। उसके अलावा फिर इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई हुई जिस पे ईडी ने और CBI ने भी आगे कार्रवाई की है। तो ये छोटा मामला नहीं है, ठीक है, IRCT स्कैम एक लिमिटेड ज़रूर है, बट इसके ऑफशूट्स बहुत हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सी चीज़ें बाहर आई हैं। और ये जो सो ऑब्वियसली परेशानी का सबब है इस फैमिली के लिए, क्योंकि जो सो डेफिनेटली अब आप अगर इस तरह से स्कैम करके प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी सीज्ड है सारी, अभी ईडी ने भी सीज कर रखी है, अटैचमेंट है, तो और उसके तार बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा दिया या जिन लोगों ने इनको सहूलियत दी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन है। तो जब आप ब्लैटेंट कह रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था जब बातचीत में आपने कहा कि ये काफ़ी ब्लैटेंट ढंग से ये भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया, तो एक तो है कि आपने ओरल ऑर्डर्स दिए, फेवर करने की कोशिश की जो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है चाणक्य होटल वालों की। ये जो डीलिंग जो थी, जो शेयर ट्रांसफ़र जो किए गए थे, जो प्रेम गुप्ता वाली जो कंपनी थी जिसके नाम पर पहले ज़मीन ली गई काफ़ी सस्ते रेट पर, और फिर वो जो है वो शेयर जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए काफ़ी एक तरह से टोकन प्राइस पर, जो है जिसमें 64 लाख, और वो तेजस्वी को ट्रांसफ़र हुए या राबड़ी देवी को भी? लारा कंपनी में ट्रांसफर, लारा कंपनी में ट्रांसफ़र, जिसके डायरेक्टर्स ये लोग। तो मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसी के आधार पे आप कह रहे हैं कि सब कुछ ओपन एंड सेट है, मतलब इसमें बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट ही तो प्रूव करना है कोर्ट में कि साहब इन्होंने ये किया, उसका एविडेंस ये है। डॉक्यूमेंट को कोई झुटला थोड़ी सकता है, ओरल एविडेंस नहीं है, टोटली डॉक्यूमेंट्री बेस्ड एविडेंस। और जो प्रॉपर्टीज़ बनी हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो सब बैंक के थ्रू, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस्टेब्लिश्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना है कोर्ट में। और जो टेंडर जिसमें मैनिपुलेशन हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट है। ये टीडियस काम है कि वो डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सप्लेन करना, उसको कैसे प्रूव करना और कौन से विटनेस प्रूव करेंगे, वो CBI का काम है, CBI ने किया उस चीज़ को। जब ये स्पेशल कोर्ट का जब ये ऑर्डर आया, उस समय तेजस्वी यादव से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल वैंडेटा है, और हमारे जो फादर जो यानी उनके जो पिता जो लालू यादव रहे, उनको तो मैनेजमेंट गुरु कहा गया रेलवे को टर्न अराउंड कर देने के लिए। ये जो है सो जांच में आप लोगों को इस तरह के कुछ मैनेजमेंट गुरु वाले एलिमेंट्स दिखाई दिए या एक बिल्कुल टिपिकल फ्रॉड करते हुए मसला दिखाई दिया? हमारा तो क्या है कि जो फ्रॉड है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और फ्रॉड से रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना है। रेलवे मिनिस्ट्री में उन्होंने क्या किया दूसरे पक्ष में या दूसरी चीज़ों में, उसको देखने का मौका नहीं मिला। तब मैनेजमेंट गुरु, हाँ, उस वक्त जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था बाहर की यूनिवर्सिटी ने, या बट उस चीज़ को हमने मतलब इन्वेस्टिगेशन में, कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था, इसलिए ओब्वियसली। तेजस्वी यादव से आप लोगों ने पूछताछ की थी जब ये लारा स्कैम, जब FIR वगैरह हुई, जो रेड हुई, उसके बाद से? मुझे याद नहीं है, आई डोंट थिंक, मैंने पर्सनली तो नहीं किया। आईओ ने डेफिनेटली किया होगा, बगैर मौका दिए हुए पूछताछ किए हुए तो चार्जशीट नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली स्टेटमेंट हुआ है आईओ ने, मैंने पर्सनली नहीं किया। लेकिन कुल मिला कर ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुल मिला कर अगर कहा जाए तो जब ये प्रोसेस अब रेगुलर बेसिस पे हियरिंग शुरू होने वाली है, और आपने कहा कि काफ़ी ओपन एंड शट टाइप का केस है, लारा में जो है ऑर्डर आने में आप क्या, एक अगर मिनिमल अगर हम लोग समय कहें, कम से कम कितना समय लग सकता है? क्योंकि ये जब हियरिंग चल रही होगी उस समय बिहार में इलेक्शन हो रहे होंगे, लेकिन जो जजमेंट आने में कितना, कुछ साल लग जाएंगे? जो आपका फर्दर स्कैम का जो एक्सपीरियंस रहा, टाइम तो लगेगा, बट अगर कोर्ट पर्टिकुलर है, चूँकि मैंडेट
सुप्रीम कोर्ट का है कि MLA MP के जो केसेस हैं उसका जल्दी निपटारा किया जाए, तो 6 महीना, मेरे ख्याल से 6 महीने से साल भर में हो जाना चाहिए केस। इतना जल्दी आप होता हुआ देख रहे हैं? हो जाएगा, अगर ये कोर्ट चाहेगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो ये चार्जेस जो है इस तरह की, जिसमें कि 10-10 साल तक की सज़ा हो सकती है? चीटिंग का केस है, 10 साल तक की सज़ा होगी। मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कल इसमें सेक्शंस है। और 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपका कन्विक्शन हो जाए तो फिर आपकी पॉलिटिकल लाइफ तो ख़त्म हो जाती है। तो वो तो आजकल तो नियम कानून बदल, बिल्कुल, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, नो डाउट अबाउट इट। धन्यवाद, आपने इतने बढ़िया ढंग से सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। चूँकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान ही ये जो है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, और जिसमें कि साफ साफ जो है कुल 14 लोग जिनके खिलाफ जो है आगे प्रोसीड करने के लिए कहा गया है, चार्जेस फ्रेम करने के लिए कहा गया है। उसमें से पहले 3 एक्यूज लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव हैं, जो कि आज की तारीख में आरजेडी की अगुवाई भी कर रहे हैं। बिहार में जो कैंपेन चल रहा है उसमें आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे भी हैं। लेकिन एक सीरियस केस, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, जिसमें कि अस्थाना साहब जिन्होंने कि खुद ही सुपरवाइज किया था इस पूरे जांच को, उनके हिसाब से ये ओपन एंड शट टाइप का केस है, जिसमें कि कन्विक्शन जो है ये हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो ये थी लारा घोटाले की तमाम बारीकियां जो हम आपसे समझ रहे थे। धन्यवाद।